हेलो गाइस, तो आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे पॉलिटी का, जिसका नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हमें याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी 42nd अमेंडमेंट, जिसके अंदर के 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद इसके अलावा 44th अमेंडमेंट, 73rd, 74th एंड 97th अमेंडमेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। इनको आप सर्च कर लीजिएगा कि कौन सी किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो पूरा कोर्स के थ्रू जितने भी आती जाएंगे इन अमेंडमेंट्स के बारे में वो भी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली डिस्कस करना है तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं इसको नेट पे से देख के। तो जो 42nd अमेंडमेंट है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये चीज़ें अब याद रखने वाली हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का उसके अंदर स्टेटमेंट्स के थ्रू ये पूछा जाता है। तो जो केशवनंदा भारती केस था, केशवनंदा भारती केस 1973 का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकता। तो केशवनंदा भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड, which means that the parliament have the right to amend the constitution, but they cannot amend the genesis of the basic structure of the constitution. कुछ चीज़ें पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा एज सच डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन ये थ्योरेटिकली डिफाइंड है, रिटन में डिफाइंड नहीं है। और जो पार्लियामेंट की पावर है, आर्टिकल 368 इज द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब फीचर्स पे जाते हैं। फीचर्स में आते लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रैदर, सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया का ये है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित नहीं है, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है और सबसे बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि ज्योग्राफी बहुत है, डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसकी वजह से। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि कई जगह से इसको हमने बोरो किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं DPSP, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और काफ़ी बड़ा चंक 1935 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें से लिया गया है। A large part of is taken from 1935 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये काफ़ी सारे और कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ ना कुछ लिया गया है, वो भी डिस्कस करते रहेंगे बाद में। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो आर्टिकल 368 मैंने बताया था आपको कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो अमेंड कर सकता है, लेकिन सारे अमेंड नहीं कर सकता। और अमेंडिंग भी जो फेडरल स्ट्रक्चर अमेंड करने की बात आती है तो उसके अंदर उसको स्टेट लेजिस्लेचर की भी मदद लेनी पड़ती है। तो इसलिए रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है कि हम बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन बदलाव इतनी आसानी से भी नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा पॉइंट है
फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, सो यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अमेरिका इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, और किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। ओके, पांचवा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो कॉमन है, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। मतलब कि नॉमिनल सरकार है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर की तरफ। और इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको रुक जाइएगा और इसको हटाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, यानी कि क्यों सॉवरेन नहीं है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर कोई भी लॉ बनाती है जो कि अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको नलीफाई कर सकती है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो अमेरिकन पार्लियामेंट है या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट है, दे आर सॉवरेन, मतलब कि उन पे उनकी जो पार्लियामेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग है, इंडियन पार्लियामेंट से सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है यानी। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड एंड जुडिशियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उनको लगता है कि कुछ संविधान पे खतरा आ रहा है तो वो उसका सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और जो उनको जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाना भी इतना आसान नहीं है। इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हैं, they are non-justiciable in nature, oh sorry, they are justiciable in nature, they are justiciable in nature, यानी कि इनको कोर्ट के अंदर अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है तो आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं और उस चीज़ पर केस कर सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट को वापस लिया जा रहा है, उस पर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। बट वो एब्सोल्यूट नहीं है, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम, ठीक है। DPSP हमने बताया ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 3 टाइप के हैं ये, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। जब इस पे चैप्टर आएगा उस पर डिस्कस करेंगे हम इसको। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने इंक्लूड करी थी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, बाय 42nd अमेंडमेंट। सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं, यानी कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका मतलब है कि जो 18 साल से ऊपर हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस करी गई थी फ्रॉम 21 to 18 by 1989 by 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये फैक्ट याद रखिएगा। उस वक्त जो PM थे वो राजीव गांधी थे। दूसरा है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि किसी भी स्टेट में आप रह सकते हैं
आपको बस हिंदुस्तानी होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि स्टेट की आपको अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ऐसा अमेरिका में होता है कि स्टेट के अलग होता है और देश का अलग होता है। इंडिया के अंदर एक ही सिटीजनशिप है। तीसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़, यानी कि कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। ये सभी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं और इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये देश को चलाने के अंदर। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविज़न, जिसके तहत आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 355 एंड 365 जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल है, और जो आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये इम्पोर्टेंट पावर दी गई हैं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को, कि अगर आपको लगता है देश खतरे में है तो आप ये इम्पोज कर सकते हैं। ये हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 3 टियर गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट लेवल पे आपके पास पंचायत है, फिर आपके पास स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, फिर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो 3 लेवल की गवर्नमेंट हो गई। और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हमने पहले भी लिखा था शुरुआत में, इसमें पंचायत इंक्लूड की गई थी और इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी। ये 1992 में अमेंडमेंट्स हुई थी ये वाली। ठीक है, तो ये चैप्टर एक समरी समझ लीजिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। 42nd अमेंडमेंट, 44, 73, 74 एंड 97 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर पूरे कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं ये इनका मेंशन होता रहेगा। उस वक्त मैं आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल में बता दूंगा। 42nd अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। केशव नंदा भारती जो केस था 1973 का, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई एज सच डिफाइंड चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो एज टाइम पासिस वो ग्रो होता जा रहा है। वो पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट खुद उसे इम्प्रूव करती रहती है। कोई लिखित पे तौर पे नहीं है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब फीचर जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सोर्सेज से ड्रॉ किया है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए हैं, डीपीएसपी आयरिश से लिया है। 1935 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लार्ज पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो भी लिख लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से ली गई हैं। रशिया यूएसएसआर लिख लीजिए, यूएसएसआर, रशिया नहीं, यूएसएसआर, उस वक्त यूएसएसआर था। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कोट याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। फंडामेंटल राइट्स दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर। डीपीएसपी हैं, 3 टाइप के डीपीएसपी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 42nd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस की गई थी। सेकुलर स्टेट है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में 21 से कम कर 18 एज कर दी गई थी वोट डालने की। उस वक्त पीएम थे राजीव गांधी। सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। इमरजेंसी प्रोविजन 352, 355, 36 नेशनल इमरजेंसी है। 355, 365 प्रेसिडेंट रूल है, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टियर की सरकारें हैं। 73rd अमेंडमेंट में पंचायत इंस्टीट्यूट का इंट्रोड्यूस किया गया था, और 74th अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटी का इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ इस को ख़त्म करने से पहले इसके अंदर हम शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। 12 शेड्यूल्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इसे आप याद कर लीजिए अच्छे ढंग से, याद मतलब रट लीजिए इसको, ठीक है। कैसे करना है देखिए। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जो सेकंड
है, शेड्यूल है, उसके अंदर अलाउंसेस एंड emoluments to president, governor etc. गवर्नर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उसके जो सैलरी मिलती है वो सभी सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। याद रखिएगा, पहले में नाम है, फिर उनको सैलरी की बात की जाती है, और तीसरे में ओथ है। मतलब पहले सैलरी की बात होती है, फिर ओथ की बात होती है। बताओ, ये आप इसे ट्रिविया के तौर पे याद कर सकते हैं। पहले हम सैलरी देंगे, फिर हमें हम ओथ दिलवाएंगे कि आप ऑफिस की ओथ ले सकते हैं। ओथ भी सारे जो गवर्नमेंट पोजीशंस है, प्रेसिडेंट की हैं, यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स की हैं, इन सब की बात हो रही है। फोर्थ अमेंडमेंट है allocation of seat in राज्य सभा टू स्टेट्स। जो अलग अलग स्टेट्स की सीट एलोकेशन होती है राज्यसभा के अंदर, वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। जो फिफ्थ है इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटी भी लिख लीजिए इसमें। जो फिफ्थ शेड्यूल है उसके अंदर प्रोविज़न, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। प्रोविज़न रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड याद रखिएगा, इसके अंदर दोनों शेड्यूल्ड एरियाज भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी। सिक्स्थ शेड्यूल कहता है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू AMTM, ऐसे याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। AM जो टाइम वाला AM होता है उससे याद रख लीजिएगा, AM और TM। सेवन्थ शेड्यूल जो है रिलेटेड टू 3 लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल है वो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो इसके अंदर है। 9th शेड्यूल है वो है इम्यूनिटी टू द जुडिशल रिव्यू। ये इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ इसके अंदर डाल देती है तो फिर वो इम्यून हो जाता है जुडिशल रिव्यू से। जुडिशल रिव्यू क्या होता है कि उसे फिर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन हर जो लॉ इसके अंदर इंक्लूड होता है वो एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए, कोर्ट उसे भी जुडिशल रिव्यू कर सकती है। तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो 9th आप समझ लीजिए कि ये उस वक्त इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि किसी भी लॉ को अगर कोर्ट से बचाना हो, कोर्ट केसेस से बचाना हो, तो उसे इसके अंदर डाल देंगे। इमरजेंसी के टाइम का है ये। लेकिन फिर उसके बाद भी इसके अंदर ऐसा बदलाव हुआ है कि कोर्ट इसके अंदर भी अगर कोई लॉ इंक्लूड किया जाता है तो फिर भी अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो उस पर केस किया जा सकता है। 10th शेड्यूल जो है वो है डिफेक्शन पे। अगर कोई भी मेंबर डिफेक्शन में इंक्लूड होता है तो वो सस्पेंड कर सकते हैं उसको। ये पंचायत से रिलेटेड इसके अंदर प्रोविजंस हैं, और 12th के अंदर म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। तो ये जो शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें याद कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये आते ही आते हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। सेकंड के अंदर अलाउंस एंड एम्यूलमेंट्स जो होते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर से ऑफिशियल लोग होते हैं उनका। तीसरे में ओथ होती है। चौथे में सीट डिवीजन होता है राज्यसभा का स्टेट्स और यूटी के लिए। 5वें में स्पेशल प्रोविज़न है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। 6ठे में स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, AMTM। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। 8th में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है।
9th जो शेड्यूल है इम्यूनिटी देता है। अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट अगर इस 9th शेड्यूल में डाल देता है तो उसको जुडिशली उसको रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो फिर कोर्ट उसे रिव्यू कर सकती है। 10th शेड्यूल है डिफेक्शन के खिलाफ, 11th है पंचायत और 12 है म्यूनिसिपैलिटी। सो ये कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और लोग भी देख पाएँ आगे इसको। और तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। जय हिंद।